गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का डे 7, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे विक्रम सेठ जी को। और विक्रम सेठ के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, क्या है, तो वो डिस्कस करते हैं। और आज मैं आपको एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आज विक्रम सेठ के बाद मतलब अभी और जो क्वेश्चंस मगर इसमें पूछूंगी, जो भी करवाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि अभी मैं 2 दिन का ब्रेक रखूँगी। अ, और मतलब कि भई तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भई मैंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का पार्ट तो कवर करवा दिया। तो 2 दिन का ब्रेक रखूँगी, तो उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग अब कौन-सी यूनिट चाहते हैं? मतलब मैंने सोचा है वर्ल्ड लिटरेचर या फिर राइटिंग सेक्शन, दोनों में से आपको बताना है कि कौन-सा जो है सेक्शन करवाना चाहिए। मतलब यही चीज़ मैं शॉर्ट्स में भी बताऊँगी, क्योंकि जो लोग नहीं देखेंगे फिर मैं शॉर्ट्स में मुझे पहचानना पड़ेगा। फिर आ जाऊँगी। 2 या 3 दिन का ब्रेकअप मैं रखूँगी, जिससे कि मैं अपनी क्लासेस को शूट कर सकूँ। और इसके साथ ही आप लोगों से भी पूछना चाह रही हूँ कि लिटरेचर है या राइटिंग सेक्शन, क्या करना चाहते हैं? प्लीज़ लेट मी नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी के साथ और विक्रम सेठ जी का की बात। चलो शुरू करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ आते हैं, हम विक्रम सेठ जी पर पहुंच गए हैं। देखिए, विक्रम सेठ जो हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एंड स्टाइलिस्टिकली वर्सटाइल राइटर्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही ज्यादा एक जैसे कहना चाहिए, एक बहुत ही वर्सेटाइल राइटर है। क्यों है, कैसे हैं, ये आपको दैट यू विल कम टू नो लेटर। उनकी वर्क्स में केवल फिक्शन नहीं है या ट्रेवल राइटिंग, मतलब उनके वर्क्स में फिक्शन है, पोइट्री है, ट्रेवल राइटिंग, बायोग्राफी, चिल्ड्रन लिटरेचर, एवरीथिंग। ही इज एन एक्सेप्शनल राइटर who has command over so many genres and a profound investment in human relationships. Said's aesthetic stands apart from the postmodern experimentation and that shaped Indian writing after Salman Rushdie के बाद, जिसे इंडिया के लिटरेचर को जो शेप देने का काम किया है, कहीं ना कहीं विक्रम सेठ जी के वर्क्स भी इसी में फिट बैठते हैं। ही embraces a classical clarity narrative। उनके पोस्ट मॉडर्न जो भी, if you have gone through postmodern literature, so you must be knowing that those novels or anything, they follow a sort of fragmented narrative, non-linear narrative, because this device, by this device the writer wants to show um, the inner conflict of the person who is the character in some novel or something। पोस्ट मॉडर्निज्म का या मॉडर्निज्म का ये एक खूबी है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के अलावा एलिनेशन एंड अदर थिंग, मतलब नॉन लीनियर नैरेटिव टेक्निक, यानी कि एपिसोडिक ना चलना। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि इनकी, इफ यू गो थ्रू हिज नॉवेल्स, you will find narrative coherence that we find in the yester works, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न या उसमें मॉडर्न राइटिंग्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड फॉर्मल जेलिगेंस दैट रिकॉल द 90, वही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहिए थी, जो 19th सेंचुरी के रियलिस्ट ट्रेडिशन, डिसिप्लिन आर्किटेक्चर्स ऑफ यूरोपियन आर्ट फॉर्म्स में देखने को मिलता है ना, वो हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा एंड एजुकेटेड एट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। Said's life mirrors the global currents that infuse his writing। मतलब जहाँ जहाँ वो रहे, whatever culture, in whatever culture he has experienced, he
presented in his novels. उनके जो novels हैं इंडियन, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज सारी उसको दिखाते हैं, सारे कल्चर्स वगैरह, मतलब जहां पर भी रहे वो कल्चरल स्पेसेस को दिखाते हैं इक्वल ईज। ऐसा लगता नहीं है कि आप इसमें फिट इन नहीं हो सकते हो या आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और एक ना सबसे अच्छी चीज एक राइटर की वो होती है कि whenever you read whenever you go through the work of a writer, if you feel that appeal or if you feel that connectivity, whether that story is belongs to your country or not, whether that story belongs to your class or not, but if that story touches your heart and you feel yourself connected with that story, the purpose of writing has been sorted out. So the same is with the works of Vikram Seth. Well, when I was going through his works, the I was little astounded कि how can a writer of post modern era can write in such a smooth way, in such a non-fragmented way, a linear way of writing. Stories develop episodically. How? But he has that charm and charisma which we miss in the postmodern writers. आपको नहीं लगता कि अगर आप लोगों ने टी.एस. इलियट पढ़ा है तो टी.एस. इलियट जी तो मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं, एंड अगर आपने उनकी वेस्टलैंड को पढ़ा है तो कई बार तो जो है ना मन तो यही करता है कहने का कि भाई मतलब वेस्टलैंड को अगर आप पढ़ो तो वेस्टलैंड में ना उन्होंने वाकई में जो वो पांचों जो सेगमेंट्स लिए हैं उनमें ना कहीं से कहीं तक कोई चीज मिलती भी नहीं है। मतलब हर चीज उन्होंने कुछ भी जोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ लिटरेचर की, मगर वो एक फ्रेगमेंटेड सोल दिखाने के लिए। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न एज के और कोई भी वर्क्स पढ़ते हैं, सब में फ्रेगमेंटेड, नॉन लीनियर। आप चाहे मिसेस डेलोवे पढ़े, वो मॉडर्न एज के, मिसेस डेलोवे पढ़े, कोई भी है, मतलब एपिसोडिक स्टोरी नहीं है, पास्ट एंड प्रेजेंट में झूलते रहते हैं, इस तरीके की कहानी है। इवन अनीता देसाई को भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी पास्ट एंड प्रेजेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज करती हैं। लेकिन इनका सबसे अच्छी चीज ये है कि इन्होंने एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वे में अपने नॉवेल्स को लिखा है और उसमें उन्होंने प्रयोग करे हैं, दैट विल जो है डिस्कस लेटर। और अगर उनके वर्क्स मतलब इंडिया और अमेरिका, चाइना, तो एक उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन बाउंड्रीज जो है उसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जोग्राफिकल कम देखने को मिलती है। और ही हैज वेरी गुड नॉलेज ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, रशियन नैरेटिव फॉर्म्स, ये सारी उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। अब मैं जो इनके डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ वो है इनका नॉवल, दैट इज द गोल्डन गेट। सबसे पहले गोल्डन गेट के बारे में बात करते हैं, और इसके अलावा मैं आपको जो एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, ये 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। मैं आपको इनके जिस इसमें उन्होंने लिखा वो जो मतलब जो इनका वर्स नॉवल है उसमें उनका जो पहला मेजर लिटरेरी अचीवमेंट है दैट इज गोल्डन गेट। 1986 का नॉवल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्स नॉवल है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, इसे ऑनिजन सोनेट के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये ऑनिजन सोनेट क्या होता है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑनिजन सोनेट है, ऑनिजन स्टेंजा, सॉरी ऑनिजन स्टेंजा। तो ऑनिजन स्टेंजा में लिखा हुआ ये नॉवल है दैट इज द गोल्डन गेट। इसको ना पुष्किन सोनेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पुष्किन सोनेट। ऑनिजन स्टेंजा को पुष्किन सोनेट कहते हैं क्योंकि ये जो रशियन पोएट है अलेक्जेंडर पुष्किन, उन्होंने अपने नॉवल वर्स नॉवल में लिखा था यूजीन ऑनिजन में उन्होंने इसे यूज किया था। अच्छा, हर जो ऑनिजन स्टेंजा होता है ना, इसकी खूबी क्या होती है, इसमें 14 लाइंस होती हैं लाइक अ सोनेट। 14 लाइंस होती हैं सोनेट की तरह। ये हर लाइन में ना आयम्बिक टेट्रामीटर होता है। अभी आयम्बिक टेट्रामीटर किस चिड़िया का नाम है ये भी समझ लीजिए। आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर का मतलब होता है, आयम्बिक का मतलब होता है राइजिंग मीटर, पहले सिलेबल पे आवाज गिरती है दूसरे पे उठती है। टेट्रामीटर का मतलब होता है 8 सिलेबल्स, 4 फीट, यानी कि हर लाइन में 8 सिलेबल्स होंगे।
और इसकी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है ऑनिजन स्टेंजा की, दैट इज ए बी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। ए बी ए, और ये देख रहे हो आप कुछ लेटर्स जो है वो मैंने कैपिटल में लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर का मतलब होता है दैट इज अनस्ट्रेस्ड एंडिंग, अनस्ट्रेस्ड एंडिंग। और जो इसे कैपिटल अनस्ट्रेस्ड एंडिंग या फेमिनिन राइम भी कहते हैं। और जो लोअर केस लेटर्स है वो होता है मैस्कुलिन राइम, यानी कि एंड स्ट्रेस्ड। ये है इसका। तो ये पहले मैंने सोचा आपको ओनेजिन स्टेंजा के बारे में बता दूं, तो उससे आपको अच्छे से चीजें कि ये इन्होंने ओनेजिन स्टेंजा में लिखा हुआ ये इनका नॉवल है, दैट इज द गोल्डन गेट। ओनेजिन स्टेंजा को पुष्किन सोनेट कहा जाता है। पुष्किन जो कि एक रशियन राइटर हैं, उन्होंने नॉवल इन वर्स लिखा है, यूजीन ओनेजिन। और 14 लाइन सोनेट की तरह होता है, बका सोनेट में हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर होता है। और जो कैपिटल लेटर्स है वो फेमिनिन राइम है, नॉट एंड स्ट्रेस्ड। और जो लोअर केस है वो जो है आपके मैस्कुलिन राइम है, यानी कि एंड स्ट्रेस। ये बेसिकली चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इसमें गोल्डन गेट के बारे में बताती हूँ। विक्रम सेठ का ये पहला नॉवल है, ये आया था 1986 में, द गोल्डन गेट। और इन्होंने जो है ये भी एक वर्स नॉवल है, इट्स अ वर्स नॉवल। और 590 ओरिजिन स्टेंजास है इसमें, 590 ओरिजिन स्टेंजास। और इसमें अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगी, मैंने राइम स्कीम ठीक लिखे है, देख लूं जरा। ए बी, कहीं पे कोई सी राइम स्कीम हो रही है, ए बी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी। खैर मैंने जो लिखे है सही है, उसमें जो है। खैर मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। ये नॉवल जो है, ये इस नॉवल की मैं आपको कहानी पहले सुनाना चाहूंगी। ये नॉवल की कहानी शुरू होती है एक जॉन ब्राउन नाम के लड़के से। ही इज अ 26-year-old कंप्यूटर इंजीनियर है। नॉवल में जॉन ब्राउन कैरेक्टर है, पहला जॉन ब्राउन, जो कि एक 26 साल का कंप्यूटर इंजीनियर है, वेल एस्टेब्लिश्ड बंदा है। कहानी बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ती है। और वो जो है वो सोचता है नाउ ही शुड सेटल डाउन, अपनी लाइफ में उसको सेटल हो जाना चाहिए। तो वो अपनी एक उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जेनेट। तो पहला जो आपका व्यक्ति कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज जॉन ब्राउन एंड अनदर कैरेक्टर इज जेनेट, जॉन जेनेट। तो जेनेट जो है एक स्कल्प्टर और एक ड्रमर है। एंड शी वर्क, मतलब she is a sculptor and a drummer for a band called Sheep, Liquid Sheep। लिक्विड शीप के नाम के बैंड के लिए वो ड्रमर है, और शी इज ऑल्सो अ स्कल्प्टर। तो वो कहते हैं कि शी एडवाइजेस हिम टू गिव एन एडवर्टीजमेंट फॉर दिस फ्रेंडशिप एंड ऑल। Initially, he refused the idea that that's a very funny idea. Who would give a classified for friendship and all? मगर उसको पता नहीं चलता है, जॉन की जो फ्रेंड है जेनेट, वो एक ऐड दे देती है। और एक बे गार्डियन नाम के उसमें अखबार में। और
जो है जॉन को बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं एंड ही वाज फ्लैबागास्टेड कि इतने सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो बहुत बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, बट उसको एक रिस्पॉन्स पसंद आता है लिज नाम की लड़की की तरफ से, हु इज अ ट्रायल लॉयर हु वेंट टू स्टैनफोर्ड। जॉन और लिज गेट टुगेदर, दोनों की दोस्ती हो जाती है एंड immediately something clicked between them and they started liking each other. अब लिज का एक भाई है, लिज का भाई जो है वो है एड। लिज का भाई एड है, जो उसके अंदर ही इज अ टाइप ऑफ टॉन पर्सनालिटी। अब टॉन किस चीज में है मैं आपको बताती हूँ कि एड जो है ना एक स्टॉन्च कैथोलिक है, मतलब ही रिस्पेक्ट्स हिज रिलीजन मोर देन हिज आइडेंटिटी, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज अ गे। तो वो जो एड है वो अपने जब व्हेनेवर ही मीट्स विद द बॉय ही लव्स, तो उसको ना बाद में बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि व्हाटएवर ही इज़ डूइंग दैट सिन इन हिज रिलीजन, लेकिन उसको बहुत महसूस होती है ये चीज़। तो ही इज़ टॉर्न बिटवीन रिलीजन एंड हिज आइडेंटिटी, मतलब ही इज़ अनएबल टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज़ गे, मतलब वो खुद ही अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कि वो गे है। नाउ another character is introduced in the novel, that is Phil, जो कि जॉन ब्राउन का दोस्त है, और अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है, तो वह ही इज अ सिंगल पेरेंट जो अपने बेटे को खेला पाल रहा है। नाउ फिल जो है ना उसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप को उसने ज्वाइन कर लिया है। अब लिज एंड जॉन जो एक पार्टी थ्रो करते हैं टू अनाउंस द एंगेजमेंट। इस बीच में एड भी आता है, फिल भी आता है, और यहाँ एक और चीज दिखाई है, पीपल आर बायसेक्सुअल एज वेल। Phil immediately finds Ed attractive, and both of them ended in bed. But later, Ed regretted कि whatever he had done, that is against religion. Now, अब चीज कहानी आगे बढ़ती है। जॉन एंड मैरी गॉट मैरिड। दोनों के दोनों, जब ये जॉन और लिज की शादी हो जाती है, और फिल और एड जो हैं वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर धीरे धीरे दोनों कपल्स के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक गे कपल है, एक स्ट्रेट कपल है, दोनों के बीच में जो है वो दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब क्या दूरियां बढ़ने लगती हैं कि फिल को ये समझ में आ जाता है कि एड जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मतलब वो अपने रिलीजन को ज़्यादा मतलब कभी भी जब भी व्हेनेवर दे आर टुगेदर, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, और वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा फ़ील करता है कि जैसे ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्टुअस वर्क। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद इस चीज़ में कंफर्टेबल हो ही नहीं, इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हो, ये फिल एड से कहता है। लेटर ही अम उसके उसको ये पता चलता है, ही रियलाइजेस दैट एड नेवर वांटेड टू चेंज, वो कभी चेंज होना ही नहीं चाहता था। नाउ एड इज नॉट committed to their relationship, और इवेंचुअली ही वॉकड ऑफ। और लिज एंड जॉन जो है वो बहुत ज़्यादा दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि बिकॉज ऑफ देयर रेडिकली डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज। जॉन ने अपनी आईटी की जॉब छोड़ दी है, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट। और लिज जो है ना उसने भी लिज एक उसने भी फिल को ज्वाइन कर लिया है, और ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोटेस्ट करने वाली के ग्रुप के साथ हो गए हैं। हालांकि अभी भी ये ग्रुप जो है उनके बीच में चीजें जो हैं वो सही नहीं है, और फाइनली जॉन और लिज की शादी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब चीजें फिर चेंज होती हैं। इस बीच जब दोनों लिज और फिल एक साथ रहते हैं, तो लिज और फिल करीब आ जाते हैं, और जॉन जो है अपनी एक्स जो उसकी फ्रेंड थी जेनेट, उसके पास चला जाता है। नाउ अब लगता है कि चीजें फिर सॉर्ट आउट हो गई हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। और जॉन की
मतलब जॉन जो है वो जेनेट, वो सोच रहा है कि जेनेट से शादी करेगा एंड ऑल दैट, मगर तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जेनेट एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है और बहुत दुखी है जॉन जो है। इस बीच में फिल और लिज के एक बेटा हुआ है और उसके गॉडफादर के रूप में जॉन को चुना जाता है और उसको बुलाया जाता है। तो दिस इज द स्टोरी दैट इज द गोल्डन गेट। गोल्डन गेट की स्टोरी ये है। और अब मैं आप लोगों को इसके बारे में और क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं। एक बार इसका ना मैं टाइटल वगैरह का उसके बारे में जान बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो ये ही मैं टाइटल जरूर बताना चाहूंगी। गोल्डन गेट के टाइटल के बारे में 2 मिनट मुझे, मैं इसका जो है वो आप लोगों को इसका सिग्निफिकेंस टाइटल के मैं इसका भी पढ़ा था मैंने सिग्निफिकेंस टाइटल का, और वही मैं देख रही थी। तो मैं आपको इसका टाइटल का दिमाग में आता है ना कि इसका टाइटल गोल्डन गेट है क्यों। हाँ, तो ये जो गोल्डन गेट है इट सिंबलाइजेस द आइकॉनिक ब्रिज as a metaphor for connection, transition and the journey of love of his characters। और ये जो है ना ये ब्रिज ब्रिज को बताता है गोल्डन गेट। और क्या है जी, सैन फ्रांसिस्को नाम की सिटी में जो है ये नॉवल जो है वो सेट है। और इसमें ये जो गोल्डन गेट आइकॉनिक ब्रिज है, ये एक सिंबल दिखाया है ऑफ ट्रांजिशन, ऑफ कनेक्शन एंड अ जर्नी ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। तो ये था। अब मैंने सोचा है कि भाई आप लोगों से अगर आप कहो तो क्वेश्चन वोश्चन भी पूछ लूं, अगर इफ़ यू वांट तो चलो पूछ ही लेती हूँ ना, इतना मुझे कि मैं क्यों सोचूं। गोल्डन गेट इज अ नॉवल रिटन इन विच फॉर्म? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, सोनेट सीक्वेंस, प्रोज विद लिरिकल इंटरल्यूड्स? बताओ। दैट्स सोनेट सीक्वेंस या ऑनिजन स्टेंजा। अच्छा, ऑनिजन स्टेंजा जो है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन ऑनिजन स्टेंजा? यस, देयर आर 14 लाइंस। ऑनिजन स्टेंजा किसने लिखा था? रशियन पोएट जो है पुष्किन का है। और उसमें उन्होंने कौन सा नॉवल इन वर्स लिखा है पुष्किन ने? दैट इज यूजीन ऑनिजन। ठीक है जी। Who is the protagonist of the novel The Golden Gate? Ed, John Brown, Phil, none of these. बताओ। That is John Brown। सही जवाब है। Which friend helps John find love through a newspaper ad? कौन से फ्रेंड जो है वो हेल्प करती है न्यूज़पेपर एड के? जैनेट, फिल, लिज या शैरन? एंड द आंसर इज, आपको पूरी कहानी पढ़ी हुई होगी, मतलब जितना मैंने सुनाया अगर ढंग से होगा तो आप जब फटाफट जवाब दे देंगे जेनेट। और गोल्डन गेट वाज पब्लिश्ड इन 1970, 1982, 1986 या 1993? 1986, 590 ऑनिजन सैमनेट्स। ठीक है जी। चलो, अब ये हो गया हमारा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके कैरेक्टर्स वगैरह भी मैंने बताने की कोशिश तो बहुत करी है। अब उसके बाद सेठ का मैग्नम ओपस है अ सूटेबल बॉय, सबसे बड़ा लव। बताओ कितने सारे 10 साल लगाए इस नॉवल को लिखने में उन्होंने। मतलब नियरली 10 years, अ डेकेड। और ये कहते हैं कि इसके लिए उनको बहुत सारे पैसे मिले थे। खैर वो तो बात अलग है, मगर 10 साल एक नॉवल लिखने में लगाना भाई साहब बहुत बड़ी बात है या नहीं है बताओ। तो ये सूटेबल बॉय जो है ये मैग्नम ऑपस है। मैग्नम ऑपस जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है इसका मतलब होता है कि द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ऑल। जैसे कि
आप सभी को पता है कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट मैग्नम ऑपस माना जाता है। तो इसी के साथ ही मैं अब आप लोगों को सूटेबल बॉय की समरी बताना चाहूँगी। सूटेबल बॉय जो है वो बहुत ही आइकॉनिक नॉवल है भाई अपने आप में, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश एंड रिप्रेजेंट्स अ मॉन्यूमेंटल रियल, मतलब ये 1950s की कहानी बताता है, लता मेहरा की कहानी है, और लता मेहरा की कहानी है, लेकिन सुनाओ मेरी ज़बानी। तो चलो सूटेबल बॉय बताती हूँ। सूटेबल बॉय जो है ना, सबसे पहले इसमें पेजेस की संख्या देखो भैया, 1400 पेजेस है इसमें, 1400। सोचो कितना, अब लोगों को एक पेज पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, 1400 पेज तो लोग पढ़ेंगे ही कब तक। इट्स अ नॉवल बाय विक्रम सेठ, 1400 pages in length. It's a family saga. और कहते हैं कि सेठ रिसीव्ड $1.1 million advance for this novel. Can you believe it? $1.1 million. And this novel took nearly decade to get completed. चलिए बात करते हैं, और कहते हैं कि दिस नॉवल इज ऑफन कंपेयर्ड विद जॉर्ज इलियट्स मिडल मार्च। जॉर्ज इलियट के मिडल मार्च से इसको कंपेयर किया जाता है। सूटेबल बॉय आप सबको पता है हमारे भारत में, और उसमें सूटेबल बॉय का मतलब क्या होता है, शादी का सीजन चल भी रहा है भाई, देखो अब तो शादियां ही शादियां चल रही हैं, पूरे नवंबर शादी चल रही है, कल दिसंबर में भी शादियां ही शादियां हैं। तो उसमें एक काम क्या होता है कि भाई लड़का या लड़की जो है अगर शादी योग्य हैं तो उनके लिए सूटेबल बॉय या सूटेबल गर्ल जो है वो ढूंढना। तो यही इसकी भी थीम है, हालांकि इट इज सेट इन 1950s। तो अब ये बात करते हैं सूटेबल बॉय includes the political and the in the personal prejudice and forgiveness। तो कहानी की 1950s की कहानी है ये इंडिया का बहुत ही क्रूशियल पीरियड माना जाता है, क्योंकि द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, बट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो उस समय बढ़ गए थे, एंड दैट रिजल्टेड इन द मेकिंग ऑफ अ न्यू कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान। तो ये कहानी है ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर की में एक फिक्शनल टाउन में ये कहानी सेट है। और सूटेबल बॉय कहानी सुनाती है एक 4 एलीट फैमिलीज की कहानी। 18 मंथ्स का ड्यूरेशन इसमें लिया गया है, द मेहराज, द कपूर्स, द चटर्जीज एंड द खान्स। 4 का है 18 महीने सूटेबल बॉय, और 4 फैमिलीज हैं, द मेहराज, द कपूर्स, द चटर्जीज एंड द खान्स। अब ये कहानी शुरू होती है, 19 साल की लता मेहरा है, और वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। लता को ये डिसाइड करना है किस लड़के से उसको शादी करनी है, सूटेबल बॉय ना, कौन से बॉय को वो चुनेगी। अब वो प्यार करती है कबीर दुर्रानी से, ही इज अ मुस्लिम एंड यू वेरी वेल नो कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज दैट इज अ बिग नो नो, और वो भी उस समय। तो वो जो है एक मुस्लिम लड़के कबीर से प्यार करती है। अब उसको पता है कि अगर इफ शी गोज अगेंस्ट हर फैमिली ऑब्वियसली शी विल बी ऑस्ट्रेसाइज्ड, और वो ऐसा चाहती नहीं है। और और एफ्लुएंट फैमिली को वो बिलोंग करती है, उसकी मदर का नाम है रूपा मेहरा। While arranged marriages have always been the norm of our society, so Mrs. Rupa Mehra is also looking for uh, suitable boys for her girl. Now, लता दे अभी अभी लता की बहन सविता की शादी हुई है। सविता की शादी एक प्रोफेसर से हुई है, उसका नाम है प्राण कपूर, और रूपा मेहरा ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं, बट लता का मानना ये है कि व्हेन बोथ ऑफ देम don't know each other, so how will they be able to cope, will they be ever be able to get comfortable with each other, ऐसा उसको लगता है। उस सब के हिसाब से काफी मॉडर्न सोच थी। और वो कहते हैं उसको ना कबीर बहुत पसंद है, और कबीर को पसंद करने का रीजन भी है, बहुत चार्मिंग है देखने में, बोलता बहुत अच्छा है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, और
और उसको इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है। एंड और क्या है भाई, लता का जो बड़ा भाई है अरुण, अब यहाँ देखिए ये भी एक आयरनी है, लता के बड़े भाई अरुण ने एक मुस्लिम लड़की से शादी करी है, मीनाक्षी से। मगर लता को वो शी इज नॉट दैट मच, मतलब उसको इतनी ज्यादा शी इज नॉट दैट मच प्रिविलेज दैट शी विल गेट, इफ शी टॉक्स टू हर पेरेंट्स दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू अ मुस्लिम बॉय एंड शी विल बी अलाउड टू डू सो। ना ना ना, इट अ बिग नो नो, नहीं नहीं नहीं। लड़के करे तो करे मगर लड़कियां नहीं। तो उसको पता है कि शी इज नॉट एज प्रिविलेज एज हर ब्रदर। तो अब एक दिन लता की मदर को पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग बिटवीन कबीर एंड लता। ऐसा है ना, मोहल्ले की आंटियां सब आके बता ही देती हैं। तो अब लता को अलग रखने के लिए रूपा जी क्या करती हैं, शी हेस्टिली प्लान्स अ ट्रिप टू कैलकाटा, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम ब्रह्मपुर। नाउ कैलकाटा में रूपा मेहरा अपनी बेटी के लिए बहुत सारे मैचेस जो हैं वो रखती हैं, हिंदू बॉयज को ऑब्वियसली। और इनमें से वो कहती है भाई जो तुम्हें पसंद हो वो चुन लो। And the one among them was so conditioned by British imperialism that that he was unable to pronounce the name of his hometown. He was unable to pronounce the name of his hometown, and when he was pronouncing the name, that too with a British accent. क्या आप बिलीव कर सकते हैं, जैसे हमारे ही मेरठ में कोई महराठ करके बोले तो कैसा लगेगा वो, आप खुद सोचिए। तो आप जब इंग्लिश बोले तो भाई, और वैसे भी एक बात है ना, इफ यू आर नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सम अदर कंट्री, ऑब्वियसली इफ यू ट्राई टू इमिटेट दैट एक्सेंट तो वो बहुत बहुत आर्टिफिशियल लगता है। तो यही चीज जो है वो, उसको पहला जो व्यक्ति था उसको वो बहुत ज्यादा ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। द अदर वन जो है उसके अंदर टेबल मैनर्स नहीं थे। एंड फिर एक है, मगर सारे के सारे ऐसे नहीं थे, अमित चटर्जी हैं। ही इज अ वेल नोन पोएट एंड राइटर। और वो उसके साथ उसको वो लता को ठीक भी लगता है, मगर ही टर्न्स आउट टू बी अ गे। हालांकि अमित के फादर जो है एक प्रोमिनेंट जज हैं और उसकी मदर एक सोशलाइट है। तो उसके बाद लता को एक और लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम है हरीश, जो उसको पसंद करता है। एंड लता को भी यह लगता है कि ये बर्दाश्त करने योग्य है। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग है, उसकी एक अच्छी खासी शूज की कंपनी है। लता के मैरिटल डिसीजन जो है, लता किससे शादी करेगी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। अब एक बहुत कंट्रोवर्सी जो है वो पूरे भारत में चल रही है कि एक हिंदू होली साइट पर एक मॉस्क जो है वो बनाई जाएगी, हिंदू होली साइट के पास में। खैर काफ़ी सारे दंगे-वंगे होते हैं और वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स में। और अब होता ये है कि एंडिंग होती है, ज़मींदारी सिस्टम खत्म हो जाता है और कपूर फैमिली जो है उनका एक एक और उनके साथ चीज़ें जुड़ जाती हैं। सबसे छोटा बेटा जो है मान कपूर, वो एक प्रोस्टिट्यूट है जिसका नाम है सईदा बाई, उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है। खैर सागा कंक्लूड्स, लता मेहरा फाइनली मेक्स अ डिसीजन कि वो कबीर से शादी नहीं करेगी, क्योंकि इतना पॉलिटिकल हैवॉक हो चुका है कि एक और हैवॉक वो क्रिएट नहीं करेगी। तो शी विल गो फॉर सम सूटेबल बॉय, किसी और सूटेबल बॉय को वो ढूंढेगी। तो हियर द सागा कंटिन्यूज। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ a suitable boy, and Vikram said took almost 10 years. इसके बाद इनकी एक और स्टोरी है, जिसका एक और नॉवल है जिसका नाम है इक्वल म्यूजिक। इसमें इस नॉवल को पढ़ के पता चलता है कि ही हैड डीप नॉलेज ऑफ म्यूजिक। एंड इसके बाद अब बात करते हैं सेठ, विक्रम सेठ जो हैं उनकी जो, अगर हम बात करते हैं कि विक्रम सेठ की जानकारी केवल और केवल जो है फिक्शन तक ही नहीं है।
और वो उन्होंने बियॉन्ड फिक्शन हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू शिनकियांग एंड तिब्बत बेस्ड ऑन हिज ओवरलैंड जर्नी चाइना में घूमे हुए हैं। तो ये सब जो है उनको भाई उनको थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा टू लाइव्स उनके नैरेटिव रेंज को बताता, हाइब्रिड बायोग्राफी, मेमोयर। मेमोयर जानते हैं आप लोग, ये जो वर्ड होता है मेमोयर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर आता है। मेमोयर का मतलब होता है संस्मरण, जहाँ जिसमें आप अपने जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आप अपने बारे में नहीं, मगर जो लोग हैं या जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए उनके बारे में लिखते हैं। इसके बाद ये जो देखो ये मेमोयर है ना, हाइब्रिड बायोग्राफी में, इट रिकाउंट्स द लाइफ ऑफ सेट्स ग्रेट अंकल शांति एंड ग्रेट आंट हेनी। चलिए उनके पोएट्री कलेक्शन को देख लीजिए, मैपिंग्स, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट एंड बी स्लीप टेल्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, ये उनके पोएटिक कलेक्शंस हैं। और across his oeuvres, Sage remains committed to humanism, to the belief that literature should eliminate the emotional and ethical dimensions of, उनका मतलब उनके वर्क्स में हमें ह्यूमनिज्म देखने को मिलता है। हिज कैरेक्टर्स वेदर इंडियन हाउस, चाहे इंडियन हाउस वाइफ्स हो, चाहे जर्मन ज्यूइश रेफ्यूजीज हो, कैलिफोर्नियन इंजीनियर्स हो या ऑस्ट्रियन पियानिस्ट हो, सारे के सारों में एक ह्यूमन कंपैशन हमें देखने को मिलता है। हिज वर्क्स इंसिस्ट अपॉन द डिग्निटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइव्स, तभी तो कनेक्शन बनता है। Vikram said significance in Indian English literature lies not merely in the scale of his achievements, बल्कि उनके लिटरेचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दैट इज ग्राउंडेड इन क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी है, बैलेंस है, इमोशनल सिंसेरिटी है। वो फ्रेगमेंटेड थीम्स हमें देखने को इसमें नहीं मिलती है। हिज क्लासिकल ओरिएंटेशन, ग्लोबल रीच, ये सब कुछ उनको एक मतलब आज के लिटरेचर की एक बहुत ही पावरफुल आवाज़ बनाती है। और उनको जो नॉलेज है अभी, आई थिंक ही इज़ 70 प्लस हैं वो, और अभी भी अपने उस पे काम पे लगे हुए हैं और अपना एक से एक चीज़ें जो हैं वो हमें उससे एनलाइटन कर रहे हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइटर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आज का यही है। इसके बाद हमने ना इसमें कुछ वन लाइनर्स वगैरह भी दिए हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। दैट ये एक तरीके से वन लाइनर्स जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, उनको आप पढ़ के इससे भी आपको जो है हेल्प मिल सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरा फिर से वही क्वेश्चन है, तो चलो अब मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, अब तुम सुन लोगे तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, फिर से पूछ लूंगी। बाय बाय।